नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति जो कि 2025-26 के लिए देखें तो राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक परिदृश्य इस लेक्चर में कवर किया जा रहा है और इसके अंतर्गत नीतियां और योजनाएं सम्मिलित की जा रही हैं। और यह लेक्चर देखें तो एक विहंगावलोकन है आईएएस पीसीएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं के लिए तथा अन्य प्रतियोगात्मक परीक्षाओं हेतु उपयोगी है। यह जिसके अंतर्गत नीतियां योजनाओं एवं उसका कार्यक्रम है। और यह लेक्चर देखें तो राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक परिदृश्य 2025-26 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पर आधारित है। इसके अंतर्गत देखें तो जो इसमें निहित है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं नीतियां इसमें हैं। कृषि एवं खाद्य सुरक्षा रोजगार विविध है। अवस्थापना युवा शिक्षा कौशल विकास से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण है। उद्योग निवेश व व्यापार है। अल्पसंख्यक कल्याण वित्त बीमा एवं पेंशन इसमें शामिल है। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण है। भारत में नियोजन अन्य प्रदेशों की प्रमुख योजनाएं इसमें शामिल हैं। तो ये लेक्चर देखें तो जो आधारित है उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं और नीतियां यूपी स्पेशल है जो कि आगामी देखें तो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। जिसके अंतर्गत देखें तो यूपी पीएससी द्वारा आयोजित आरोप एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा यूपी पीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत देखें तो 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम 2025 एमपीएससी जेपीएससी आरपीएससी यूपीपीएससी साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए एसएससी परीक्षाओं के लिए और यूपी ट्रिपलएससी द्वारा आयोजित पीट 2025 के लिए भी लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखें इसमें नीतियाँ योजनाएं एवं कार्यक्रम अध्ययन जरूरी क्यों, इसके जो बैकग्राउंड है इसके अध्ययन जरूरी के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो एक भावी प्रशासक से अपेक्षित है कि उसे सरकार की नीतियों योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी हो, जिसमें रुचि हो तथा उसके प्रति अपनी राय हो। आखिर ऐसे अपेक्षा रखी क्यों जाती है? दरअसल नीतियों योजनाओं एवं कार्यक्रमों का विचार मंथन भले ही जनता की नुमाइंदे करते हों और उनकी घोषणा चुनी हुई सरकार करती हो, लेकिन इसका निरूपण तथा क्रियान्वयन तो सिविल सेवकों द्वारा ही किया जाता है। कहने का आशय हुआ कि जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं जो चुने जाते हैं एमपी एमएलए या यूँ कहें केंद्र सरकार राज्य सरकारें जो होती हैं योजनाएं यानी कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका जो उसके पार्ट हैं, तो उसमें जो विधायिका और विधियाँ नियम बनाएगी, कार्यपालिका उसको कार्यान्वयन करती है, स्क्रूटी करती है। लेकिन स्क्रूटी किसके माध्यम से करती है? यही जो भावी प्रशासक होते हैं या यूँ कह लें जो प्रशासक होते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, तो वही जो नीतियों को धरातल पर यानी जो ग्राउंड रूट पर है उसका निरूपण तक क्रियान्वयन जो यही सिविल सेवक करते हैं। इसलिए इस नीतियों को जानना अति आवश्यक है एक भावी प्रशासक या एक भावी सिविल सर्वेंट के लिए या एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें नोटेड पॉइंट है कि आलोचना या क्रिटिसाइज जो होता है, क्रिटिसाइज एक जो भावी प्रशासक है या जो प्रशासक एडमिनिस्ट्रेशन है वो आलोचना नहीं कर सकता जो सरकार की नीतियाँ, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट से गवर्नमेंट की नीतियों की आलोचना जो अपेक्षित नहीं है, क्योंकि सिविल सर्वेंट जो होता है गवर्नमेंट का एक एजेंट के रूप में ही कार्य करता है। यानी सिविल सर्वेंट जो है वह गवर्नमेंट का एक एजेंट होता है, इसलिए वह सरकार की नीतियों की आलोचना करना उससे अपेक्षा नहीं की जाती है, अर्थात वो आलोचना नहीं कर सकता। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन नीतियों को जानना यानी अध्ययन क्यों जरूरी है इसमें दिया गया है। तो अतः इस बात की जानकारी की प्रभावी जरूरत महसूस की जाती है कि सिविल सेवा के परीक्षार्थियों नीतियों योजनाओं एवं कार्यक्रमों से निरूपण तथा क्रियान्वयन के बारे में कितने सक्षम हैं। तो इसमें सारा इसका जो कार्यक्रम दे दिया गया इसको हम विस्तार नहीं करते हैं, केवल इसकी थोड़ी सी जानकारी इसमें ऐड किया है। चलिए इसमें देखते हैं विषय सूची देख लें। इसकी विषय सूची में कौन कौन से टॉपिक्स में शामिल हैं। तो देखें उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत देखें तो उपवन योजनाएं, ये कभी कभार योजनाएं ही पूछ देता है किस राज्य सरकार की योजनाएं हैं। तो उपवन योजना यानी सारे उत्तर प्रदेश की योजनाएं नीतियाँ, उपवन योजना, त्वरित मक्का विकास योजना, पीएम कुसुम योजना, मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सीएम सीड्स योजना, शहरी हार्ट कुक्ड मिल योजना, बंधन योजना, आकांक्षी नगर योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना यानी ओडीओपी में 2.0 ये इंपॉर्टेंट है कि 2.0 इसमें जो शामिल किया गया है, यानी कुछ इसमें जो अन्य जो ओडीओपी जो शामिल किए गए हैं उसे देखें 2018 में चालू किया गया था। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2025 को जो 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। कारण 24 जनवरी 1950 को जो संयुक्त प्रांत था उसको उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। तो 2018 से जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, तो इसकी शुरुआत देखें तो 2018 से जो है वो एक जिला एक उत्पाद 2.0 नीति
यह जो है जारी किया गया। और इसमें देखिए मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, ये सारी पुरानी योजनाएं इसमें शामिल है, जिसमें पूर्व में लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसमें नवीन जो है उसी को हम देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सारी जानकारी इसमें कवर है। प्रमुख नीतियाँ यह कवर की गई उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। इसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं ये सारी जानकारी कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत ये सारी जानकारी इसमें निहित है। रोजगार के अंतर्गत ये सारी जानकारी इसमें निहित है। इसके बाद युवा शिक्षा कौशल विकास के अंतर्गत जानकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत जानकारी, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियाँ और भारत सरकार की नीतियाँ इसमें शामिल है। इसलिए आप इसको इंडेक्स पर पूरा रूप में देख लें कि सारी जो इसमें नीतियाँ योजनाएं शामिल है। अन्य प्रदेशों की योजनाएं इसमें शामिल है, इसको देखा जाता है। विविध भी इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए उत्तर प्रदेश की प्रमुख नीतियाँ और योजनाएं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं और नीतियों को देख लेते हैं। यानी जो काफ़ी जो इसमें अपडेटेड है योजनाएं और नीतियां। तो इसमें देखें प्रमुख योजनाएं। इससे पूर्व हमने जो देखा था उसका थोड़ा सा पूर्वावलोकन कर लें तो इसमें उत्तर प्रदेश परिदृश्य करंट नोट्स, यानी ये जो है करंट ईयरली यूपी स्पेशल के अंतर्गत राज्य का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं का विभिन्न मंत्रालयों पर नज़र जो है एक गहन दृष्टि के रूप में इस पर हमने चर्चा कर लिया है। इसको आप एक गहन दृष्टि के रूप में एक बार देख लें। इस पर हमने पूर्व के लेक्चर में इस चैनल पर बनाकर अपलोड कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं और नीति। प्रमुख योजनाओं में पहली योजना उपवन योजना, इसके बारे में देखते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में तेजी से हो रहे शहरीकरण और बढ़ते तापमान के कारण शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण की कमी, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही। इन चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने जुलाई 2024 में उपवन योजना की शुरुआत की थी। जुलाई 2024 का याद रखना है, जुलाई 2025 चल रहा है, जुलाई 2024 में ही उपवन योजना की शुरुआत की थी। और इसका उद्देश्य क्या रहा, देख सकते हैं कि जो तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है, इस शहरीकरण के कारण जो है अभी देखें तो 2027 में सेंसस कराने, यानी जो जनगणना कराने की भारत सरकार ने घोषणा की है, उसकी विज्ञप्ति जारी की। लेकिन सेंसस 2011 के हिसाब से देखें, अभी वही डाटा जो है सेंसस 2011 का उपयोग किया जाएगा जब तक कि सेंसस 2027 न आ जाए। तो उस हिसाब से देखें सेंसस 2011 के हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो 77.70% थे और शहरी जो थी वो 22.3% यहाँ पर अर्बनाइजेशन या शहरीकरण था, 22.3%। तो ये बढ़ रहा है। चूँकि इसको देखें 2011 से अब तक देखें तो 2027 जब तक ये डाटा जारी होगा, 16 वर्ष की बीत चुका होगा, तो इसमें शहरीकरण में काफ़ी वृद्धि होगी। और तापमान, शहरीकरण बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण यानी पेड़ों की कटाई हो रही है, ज़्यादा इमारतें खड़ी हो रही हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण, जैसे दिल्ली इत्यादि में देखें तो वायु प्रदूषण एक भयानक रूप ले लेता है। उसके NCR, दिल्ली NCR के आसपास क्षेत्र जो भी हैं, और जलवायु परिवर्तन समस्याएं से उत्पन्न होने के कारण इन चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार, याद रखना राज्य सरकार का मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2024 में उपवन योजना शुरू की। उद्देश्य इसका देख लेते हैं तो यह है कि शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण को बढ़ाना है, वायु प्रदूषण और शहरी ताप तीव्र प्रभाव को कम करना है, भूजल स्तर में सुधार करना, स्थानीय जैव विविधता को संरक्षित करना, नागरिकों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसके उद्देश्य को देख सकते हैं। प्रमुख घटक देखें तो मियावाकी तकनीकी से मिनी फास्फेट का विकास, प्रत्येक नगर निगम में 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में हरित क्षेत्र का विकास, GIS और थर्मल डेटा के माध्यम से उच्च तापमान वाले क्षेत्रों की पहचान, स्थानीय निकायों द्वारा योजना का क्रियान्वयन और निगरानी, NBRI द्वारा औषधि और सुगंधित पौधों के लिए तकनीकी सहायता। विश्लेषण इसका कर लेते हैं तो यह है कि योजना शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण बढ़ेगा, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार और तापमान में कमी आएगी। नागरिकों को स्वच्छ और हरित वातावरण मिलेगा, जिससे उनका स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता बेहतर होगी। हरित क्षेत्रों में विकास के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार को अवसर सृजित होंगे। निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है कि उपवन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जो शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यदि योजना प्रभावी ढंग से क्रियान्वित होती है तो ये न केवल पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करेगी, बल्कि नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ जीवन, याद रखें कि ये जो आपका अनुच्छेद 21 है भारतीय संविधान में, जो मौलिक अधिकार, उसमें अनुच्छेद 21 दिया गया। 21 का जो विस्तारित रूप है,
यानी विस्तारित रूप में यह भी नागरिकों को प्राप्त है कि नागरिकों को स्वच्छ वातावरण मिले तो नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ जीवन प्रदान करने में भी सहायक होगी। नागरिकों के सक्रिय भाग सहभागिता और स्थानीय निकायों की प्रतिबद्धता इस योजना की सफलता की कुंजी है। यानी इसमें नागरिक जब तक सक्रिय सहभागिता नहीं निभाएंगे, स्थानीय निकाय इसमें प्रतिबद्धता नहीं करेगी, ये योजना जो होगी सफलता की कुंजी के रूप में शामिल नहीं हो पाएगी। इसके बाद इसमें देखते हैं त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम को। त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2024 में त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या? मक्का के आच्छादन और उत्पादन में वृद्धि करना है। यह योजना 4 वर्षों के लिए लागू की गई है, यानी याद रखें कि 4 वर्षों के लिए लागू की गई। इस योजना का लक्ष्य 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में मक्का का आच्छादन बढ़ाना है। इसके तहत 11 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त मक्का उत्पादन करने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक उत्पादन को 27.30 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश में कुल मक्के का उत्पादन वर्ष 2023-24 में 27.25 लाख मीट्रिक टन हुआ था। पर एक डाटा देख लेते हैं जो कि पूरे लेक्चर में हमने इसको शामिल कर लिया है। इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडिया एंड वर्ल्ड, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडिया एंड वर्ल्ड में हमने एक महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिया है। इसमें मक्का को देखते हैं, चूंकि मक्का की बात आई, मेज यानी मक्का देखें तो मक्का के प्रोडक्शन में भारत में पहले स्थान पर कर्नाटक, दूसरे स्थान पर बिहार, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। यानी बीपीएससी 71 बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर एमपीएससी के लिए महत्वपूर्ण। ऑल इंडिया मक्के का प्रोडक्शन देख सकते हैं। इसका शेयरिंग पार्ट यह है कि मक्का के प्रोडक्शन में जो कर्नाटक है 15.16% रखता है, बिहार 14.95% और मध्य प्रदेश 11.25% रखता है। ऑल इंडिया जो है वो 37.60% भाग रखता है। इसमें सारे प्रोडक्शन को आप देख सकते हैं। फूड ग्रेन में राइस है, वीट है, पहले स्थान पर कौन, दूसरे स्थान पर कौन है, और मेज टोटल न्यूट्री या कोर्स सीरियल से तूर ग्राम इत्यादि के बारे में पूरी मिलकर बना कर इसको अपलोड कर दिया, इसलिए यहाँ ज़्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं थी। चूँकि यहाँ पर मक्का की बात आई थी यानी मेज की, तो उत्तर प्रदेश देखिए टॉप 3 में शामिल नहीं। इसी को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना लाई है। ये देखा कि जो है त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम, ये उत्तर प्रदेश सरकार का विश्लेषण देखते हैं। तो यह योजना राज्य में मक्का उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से शुरू की गई। योजना के तहत बेहतर कृषि तकनीकें और उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। मक्का उत्पादन के विस्तार से खाद्य सुरक्षा को भी सुदृढ़ किया जा सकेगा। अगला देखते हैं तो यह पीएम कुसुम योजना है। 22 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पीएम कुसुम योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान के अंतर्गत ये पीएम कुसुम योजना है। इसको नोटिस पॉइंट में रखें। इससे अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें देखें उद्देश्य क्या है, किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में सौर पंप लगाने में सहायता। याद रखना कि ये जो है आपका सौर पंप किसानों को जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सौर पंप लगाने के लिए जो सहायता प्रदान करना, इससे संबंधित पीएम कुसुम योजना अक्सर एग्जाम पूछता है। ग्रिड से जुड़ी बिजली पर किसानों को निर्भरता कम होगी इससे, क्योंकि सौर पंप इसे लगेंगे, इसलिए बिजली की खपत कम होगी या निर्भरता कम होगी कृषकों की। प्रमुख तथ्य इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 में कृषकों के प्रक्षेपियों पर विभिन्न क्षमता में कुल 22,089 सोलर पंपों की स्थापना कराई गई। फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 54,000 सोलर पंपों के लिए सब्सिडी योजना शुरू की, जिसमें किसान केवल 5,000 रुपये टोकन राशि जमा कर आवेदन कर सकते हैं। इसमें वित्तीय सहायता देखें तो सोलर पंप की लागत 30% अनुदान केंद्र सरकार देगी, 30% अनुदान राज्य सरकार देगी, शेष 40% राशि किसान को देनी होगी। यानी 30% इसमें केंद्र सरकार की अनुदान देगी, 30% राज्य सरकार देगी, शेष जो 40% किसान को स्वयं वहन करनी होगी। इस 40% राशि के लिए बैंक से कर्ज की सुविधा उपलब्ध है। यानी 40% क्या है, वो बैंक से कर्ज ले सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से, इसको शेयरिंग याद रखना है। 23% इसमें केंद्र सरकार, 30% केंद्र सरकार, 30% राज्य सरकार, 40% किसान को स्वयं इसमें वहन करनी होगी और 40% जो है ये जो किसान है वो बैंक से कर्ज ले सकता है। यह योजना सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी, किसानों के खर्चे में कमी आएगी क्योंकि डीजल पंपों की निर्भरता घटे, किसानों की आय में वृद्धि होगी, पर्यावरण संरक्षण में योगदान होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीएम ग्रिड्स योजना शहरी को देखें तो 10 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में शहरों की सड़कों को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना शहरी को शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके उद्देश्य देख सकते हैं। उद्देश्य आपका जो इसमें 6 उद्देश्य इसके शामिल हैं। शहरों में एकीकृत सड़क नेटवर्क का विकास करना, हरित सड़कों के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन कम करना, शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित और समय से सड़कें बनाना, शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना, सड़क विकास योजनाओं का एकीकरण, टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देना इसमें शामिल है।
मेन फैक्ट देखें तो इस योजना के तहत सड़कों पर निम्नलिखित सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यूटिलिटी डक्ट होगा, फुटपाथ होगा, ग्रीन जोन्स होंगे, 100 स्ट्रीट लाइटें इसमें होंगी, बस स्टॉप होगा, ईवी चार्जिंग स्टेशन, सौंदर्यीकरण, पैदल यात्री अवसंरचना, पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर कम कार्बन उत्सर्जन वाली सड़कों का निर्माण होगा। सड़क मरम्मत और गड्ढा मुक्त अभियान के लिए बजट का अधिकतम 10% हिस्सा उपयोग किया जा सकेगा। प्रथम चरण में नगर निगमों को अनुदान मिलेगा, बाद के चरणों में नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। आगे इसमें देखते हैं तो इसका विश्लेषण कर लें। एनालिसिस में क्या है, शहरी क्षेत्रों को देश के आर्थिक विकास का केंद्र माना जाता है, यानी शहरी क्षेत्रों को देश के आर्थिक विकास का केंद्र माना जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शहरी निकाय हैं, यानी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक शहरी निकाय हैं। इसमें सेंसस 2011 के आधार अनुसार देखें, सेंसस 2011 के अनुसार थोड़ी चर्चा इसमें ऐड कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या 915 है। छोटे बड़े कुल नगरों की संख्या 915, जिसमें से वैधानिक नगरों की संख्या 630 है। 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या 64 है उत्तर प्रदेश में। 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या देखें तो 7 है। इन 7 नगरों में कौन है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, कानपुर शहर है, यानी उत्तर प्रदेश की कमर्शियल राजधानी कानपुर है, गाजियाबाद है, आगरा, मेरठ है, वाराणसी और इलाहाबाद यानी प्रयागराज। ये 7 जो हैं इनकी जो 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर हैं। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या 12 है उत्तर प्रदेश में। और 2011 में कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश 44.49 मिलियन का स्थान शायद दूसरा है। प्रथम स्थान महाराष्ट्र 50.81 मिलियन, वहाँ पर जो है शहरी नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है 11.79% है। और हमने देख लिया कि राज्य कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में 30वें स्थान पर है, यानी नगरीय जनसंख्या कितनी उत्तर प्रदेश की है? 22.3% है, और इस हिसाब से 30वें स्थान पर यह है। कुल यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में देखें, हालांकि उस दौरान 28 राज्य नहीं थे, क्योंकि 2011 के बाद कई राज्य बने और कई केंद्र शासित प्रदेश बने, तो उस दौरान ये 30वें स्थान पर था सेंसस 2011 के हिसाब से। आगे इसमें देख लेते हैं तो सड़कों के बिना आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। बढ़ते शहरीकरण और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए एकीकृत सड़क नेटवर्क की आवश्यकता है। सीएम ग्रिड्स योजना से शहरी निकाय में राजस्व में वृद्धि होगी, इससे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और आवासीय भूमि के मूल्य में वृद्धि होगी। सड़कों का एकीकृत विकास सभी को सुरक्षित, तेज और पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराएगा। हाट कोकुट मिल योजना को देख लेते हैं तो 24 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या में हाट कोक्ड मिल योजना का शुभारंभ किया गया। ज्ञातव्य की योजना लंबे समय से बंद थी, जिसे फिर से प्रदेश में शुरू किया गया। उद्देश्य क्या? राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को गर्म और ताज़ा पका भोजन उपलब्ध कराना। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाट कुक्ड मिल योजना के अंतर्गत क्या है, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को गर्म और ताज़ा पका भोजन उपलब्ध कराना। हालांकि ये ध्यान रखें कि ये शुरू नहीं किया है, लंबे समय से योजना बंद थी, फिर से इसको शुरू किया गया है। कब? 24 नवंबर 2023 को। इस योजना से लगभग 80 लाख पंजीकृत बच्चे लाभान्वित होंगे। प्रमुख तथ्य, प्रत्येक बच्चों को प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। योजना का संचालन बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, नगर विकास और खाद्य रसद विभाग के समन्वय से किया जाएगा। इतने लोग इसमें शामिल है, ये भी नोटेड पॉइंट है। 402.67 करोड़ रुपए की लागत से 35 जिलों में 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। खाद्यान्न का उठान और परिवहन खाद्य और रसद विभाग द्वारा किया जाएगा। ऐसे में केंद्र जो स्कूल परिसर में संचालित नहीं, उनके लिए अलग से हाट कुक्कुट मिल की व्यवस्था की जाएगी। ये सारी जानकारी पूर्व में हम दे चुके हैं, इसलिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण उसको देखते हैं। 1 जुलाई 2025 से 3 से 6 वर्ष के बच्चे यानी बच्चों हाट कुक्ड मिल की पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए फेस रिकग्नाइजेशन अटेंडेंस में दर्ज किया जाएगा। इसमें फेस रिकग्नाइजेशन अटेंडेंस बनाया गया, उन्हीं को ये जो है हाट कुक्ड मिल पोषण योजना के जरिए ट्रैकर ऐप या जरिए इनको फेस रिकग्नाइजेशन करके इनका जो है इनको दिया जाएगा, यह यानी पोषण संबंधी जो खाद्य है यह इनको वितरित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ जानकारी इसमें अपडेट कर दी गई। विशेषण, ये योजना बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर भोजन प्रदान कर उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसमें जो सामयिक है, जो मतलब करेंट है, उसको थोड़ा इसमें ऐड कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, नीतियों को, तो प्रमुख योजनाओं को देखें इसमें कौन कौन से हैं। तो पहला इसमें, हालांकि हमने पूर्व में इसमें चर्चा कर लिया है, लेकिन यहाँ पर इस लेक्चर में भी कर लेते हैं।
उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग यूपी एग्रीज परियोजना को देख लेते हैं। तो 9 मई 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने लखनऊ में यूपी एग्रीज परियोजना का उद्घाटन किया। इससे पूर्व 28 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग यूपी एग्रीज परियोजना का शुभारंभ किया। कब? 28 जनवरी 2025 को। इसमें क्या है, वर्ल्ड बैंक इसमें सहायता दे रहा है उत्तर प्रदेश सरकार को। इस अवसर पर उन्होंने यूपीडा के उन्नाव इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 1300 करोड़ रुपए की लागत से कायनपिक इंडिया के ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का आभासी माध्यम से शिलान्यास किया। इस परियोजना की कुल अवधि 6 वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2029-30 तक, ये अवधि याद रखना है, 6 वर्ष की अवधि में। उत्तर प्रदेश सरकार के मई 2025 की विज्ञप्ति के अनुसार इस परियोजना की कुल लागत 4000 करोड़ रुपए, जिसमें परियोजना अवधि में विश्व बैंक 2737 करोड़, यानी इसमें विश्व बैंक कितना दे रहा है, 4000 में से 2737 करोड़ विश्व बैंक देगा। जो राज्य उत्तर प्रदेश राज्य जो 1166 करोड़ इसमें जो राज्य सरकार का होगा राज्यांश। नोट, विश्व बैंक की वेबसाइट के अनुसार 30 जून 2025 की स्थिति इस परियोजना की अनुमानित लागत 500 मिलियन $500 है, जिसमें से विश्व बैंक की प्रतिबद्धता 325.10 मिलियन $, है। डाल में पूछेगा तो आप इस तरह से याद रखेंगे। उसकी साइट पर है। ऋण वापसी की अवधि 35 वर्ष, ब्याज दर 1.23% था, मेरिटोरियम पीरियड 7 वर्ष इसमें है। इस परियोजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट यानी UPDASP के माध्यम से किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से परियोजना क्षेत्र के कृषकों की आय में वृद्धि करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास का लक्ष्य, इसका लक्ष्य याद रख सकते हैं कि कृषकों की आय में वृद्धि करने का लक्ष्य है। इससे प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने वाले वर्ग में शामिल हैं, यानी डायरेक्ट रूप कौन वर्ग लाभान्वित हो, इस परियोजना क्षेत्र के समस्त कृषक उत्पादक समूह, कृषक उत्पादक संगठन, अन्य पट्टाधारक, मत्स्य पालक, मत्स्यजीवधारी सहकारी समितियां, निजी तालाब के मत्स्य पालक एवं अन्य उद्यमी, कृषि मत्स्य उद्यमी, महिला उद्यमी समूह, कुशल नवकुशल कृषि श्रमिक, कृषि क्षेत्र से जुड़े एंटरप्रेन्योर निर्यातक शामिल होंगे। इस परियोजना के पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 8 मंडलों के 28 जिले शामिल हो गए हैं। यानी देखें तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में देखें तो कुल मिलाकर 18 मंडल हैं। और इसमें जो आप तो वर्तमान में देखें उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। इन 18 मंडलों में से उत्तर प्रदेश के 8 मंडल, यानी परियोजना चालू की जाएगी, उत्तर प्रदेश के 8 मंडल, 18 में से 8 मंडलों के 28 जिले शामिल किए गए हैं। यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में देखें कुछ आंकड़े तो आपका जो है आर्थिक संभाग क्षेत्र 4 हैं उत्तर प्रदेश में, मंडलों की संख्या 18 है, जिलों की संख्या 75 है, नगर एवं नगर समूहों की संख्या 915, इसमें हमने चर्चा ऊपर ही कर लिया। और नगर निगम देखें तो 17 है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शाहजहांपुर को 17वां नगर निगम घोषित किया गया था। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है 403 है, क्योंकि पहले 404 था, क्योंकि एक इंडियन मनोनीत किया जाता था, लेकिन उसको 104 में संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तो 403 जो इसमें जो है वह विधानसभा सदस्यों की संख्या। और विधान परिषद, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो द्विसदनीय व्यवस्था यहाँ पर है, यानी भारत में जो कि 6 राज्य हैं, 28 राज्यों में 6 राज्य हैं जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। थोड़ी जानकारी हमने एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर लिया। तो ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश के पहले चरण में, यानी इस परियोजना के पहले चरण उत्तर प्रदेश के 8 मंडल या 18 में से 8 मंडलों और 75 में से 28 जिलों में यह शामिल किया जाएगा। इस योजना को जारी किया जाएगा, लागू किया जाएगा। कौन सी योजना है हम देख रहे हैं, यह जो है यानी यूपी एग्रीज है, जो कि इसमें देखें तो इसका जो है विश्व बैंक की मतलब सहायता से ये योजना लागू की जा रही है। तो इन 8 मंडलों में देखें कौन कौन मंडल शामिल है, तो गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, देवीपाटन, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट और झांसी मंडल शामिल हैं। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिले और बुंदेलखंड के 7 जिलों कृषक लाभान्वित होंगे। यानी 28 जो जिले हैं, इसमें से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिले हैं और बुंदेलखंड के 7 जिले हैं। और जो देखें ये मंडल जो है, यह इसमें जो है बुंदेलखंड के और जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के मंडल शामिल किए गए, जो 8 मंडल इसमें कवर किए गए हैं। ये पहले चरण में है, इसका फर्स्ट जो होगा चरण के अंतर्गत ये शामिल किए गए हैं।
यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी हम ऐड कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा के रूप में। तो ध्यान रखें कि कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनका मुख्यालय अलग है, यानी जिला से उनका मुख्यालय अलग नाम से बनाया गया है। तो जैसे देखें, अम्बेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है, यानी अम्बेडकरपुर जिला है लेकिन इसका मुख्यालय अकबरपुर है। इसके बाद देखें फर्रुखाबाद है, तो इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर फतेहगढ़ है। गौतम बुद्ध का मुख्यालय नोएडा में है। जालौन का मुख्यालय उरई में है। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माटी में है और माती में। लखीमपुर खीरी का मुख्यालय खीरी में बनाया गया। इसके अलावा सिद्धार्थनगर का देखें तो नवगढ़ में है। सोनभद्र का देखें तो रॉबर्ट्सगंज में इसका मुख्यालय है। भदोही का ज्ञानपुर में मुख्यालय है। कौशाम्बी का मंझनपुर में और कुशीनगर का पडरौना में मुख्यालय बनाया गया। इसके अलावा संत कबीर नगर का देखें तो खलीलाबाद में हेडक्वार्टर है। कासगंज का कांसी राम नगर में है। अमेठी का गौरीगंज में। यानी कुछ ऐसे ज़िले हैं 75 जिलों में जिनका हेडक्वार्टर जो है यानी उन जिलों के अतिरिक्त नाम से है। तो इसमें थोड़ा सा हमने शामिल कर लिया। चूँकि यहाँ पर चर्चा हम मंडलों के बारे में कर रहे थे, थोड़ी सी जानकारी मंडल के बारे में ऐड कर लेते हैं। तो ध्यान दें कि 18 मंडल है, उसमें से नवीनतम गठित 18वां मंडल अलीगढ़ को बनाया गया था, जिसे आगरा मंडल से अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस जिलों को काटकर बनाया गया था। अलीगढ़ मंडल यानी 18वां मंडल कौन बनाया गया था? वह अलीगढ़ को बनाया गया था। तो इसमें देखें कि कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल, मेरठ मंडलों में सर्वाधिक 6 जिले हैं, यानी 3 ऐसे मंडल हैं जहां सर्वाधिक 6 जिले हैं। इसमें ध्यान दें कि लखनऊ मंडल के जिलों को देखना चाहें तो लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी। लखनऊ मंडल में कौन से हैं? लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव जो है लखनऊ मंडल में हैं। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें ऐड कर दिया। यह जो है आगे जो होगा उत्तर प्रदेश स्पेशल या फैक्ट के तहत इसको शामिल करेंगे, चूँकि ये करंट अफेयर्स इसलिए यहाँ पर इतना विस्तार बहुत है। और हमने उत्तर प्रदेश में 4 आर्थिक संभाग देखे थे, जिसमें पश्चिमी, केंद्रीय, बुंदेलखंड और पूर्वी जो संभाग हैं। चलिए इसी को देखते हैं, ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। तो आगे इसमें देखते हैं। तो यह है कि इस परियोजना के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वर्तमान उत्पादकता में 30% तक वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लगभग 10 लाख किसानों तक 1 लाख से अधिक मत्स्य पालकों को लाभ पहुंचेगा। इसके माध्यम से किसानों को तकनीकी तथा समय पर बीज, खाद, सिंचाई और मार्केटिंग जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। फसलों की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए उन्हें मूल्यवर्धन के साथ जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के तहत 10,000 महिला, यानी याद रखना 10,000 महिला उत्पादक समूहों को जोड़ा जाएगा। 500 किसानों को विदेश भेजकर उन्हें कृषि तकनीक संबंधी अत्याधुनिक प्रशिक्षण का उपलब्ध कराया जाएगा। ये सारी योजना आप सामने देख सकते हैं कि ये सारी योजना जो है यूपी एग्रीज के अंतर्गत है, जिसमें वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है। अगला देखें तो पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना को शामिल कर लेते हैं। तो मई 2025 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जनगणना 2011 के आधार पर 1500 तक आबादी वाले ग्राम पंचायतों के लिए स्वयं के संसाधन से राजस्व यानी OSR आधारित पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना क्रियान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। जनगणना 2011 के आधार पर यानी 1,500 तक आबादी वाली ग्राम पंचायतों जिन्हें केंद्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत कम धनराशि मिल रही है को स्वयं के संसाधन से आयोजित करने पर पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि राज्यांश मद से प्रदान की जाएगी। पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना मद में ग्राम पंचायतों को धनराशि पिछले वर्ष में ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त OSR के आधार पर आवंटित की जाएगी। इस योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान। इसके बाद राहवीर योजना देखें तो मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार की राहवीर योजना को प्रदेश में लागू कर दिया है। यानी राहवीर योजना किसकी है? केंद्र सरकार की है। और मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको उत्तर प्रदेश में लागू किया है। कब? मई 2025 में। यह योजना लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में लागू की गई है। यानी लखनऊ सहित का मतलब इस प्रदेश के 75 जिलों में लागू की गई। इस योजना के तहत यदि कोई नागरिक घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर, यानी गोल्डन आवर किसको कहते हैं कि घायल होने के 1 घंटे के भीतर या दुर्घटना के शीघ्र पश्चात अस्पताल या ट्रामा सेंटर पहुंचाता तो उसे 25,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आगामी जो एग्जाम है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट राहवीर योजना पूछा जा सकता है। राहवीर योजना क्या है? तो ये केंद्र की योजना है जिसको मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया। और ये योजना क्या है? तो इसमें जो गोल्डन आवर होता है या उससे पहले दुर्घटना के शीघ्र पश्चात अस्पताल या ट्रामा सेंटर पहुंचाता है कोई व्यक्ति घायल व्यक्ति को, तो उसे 25,000 रुपये तक का प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ये बहुत ही प्रशंसनीय और जो है सार्थक कदम है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का भी नागरिकों के लिए। क्योंकि देखें सबसे ज़्यादा दुर्घटना जो होती है वो 2 व्हीलर वाहनों के द्वारा होती है,
टू व्हीलर वाहन जो होते हैं वो ज़्यादा जो है इसमें सड़क दुर्घटना होती है। तो उसमें यदि 1 घंटे के अंदर या गोल्डन आवर में उसको अस्पताल या ट्रामा सेंटर पहुँचाया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। जो कि पूर्व में देखा जाए तो लोग डरते थे पुलिस कार्रवाई या जो कानूनी पेश से बचने के लिए उसे छोड़कर भाग जाते थे, लेकिन अब 25,000 की प्रोत्साहन राशि के रूप में हर कोई व्यक्ति जो उसे पहुंचाने का प्रयास करेगा और इसके रूप में उसे 25,000 रुपये तो मिलेगा ही, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन उस व्यक्ति का जान बच जाएगा जो बहुत बड़ी चीज़ होगी। अर्थात बहुत से जान बचाई जा सकती है, अन्यथा बहुत से लोग इसी 1 घंटे के अंदर जो है वह गोल्डन आवर में जो है चिकित्सीय उपचार न मिलने के कारण जो है उनकी मौत हो जाती थी। अगला देखें तो ये ओडी यानी ODOP योजना में शामिल नए उत्पाद शामिल किए गए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। हमने देखा था कि यह योजना जो है 24 जनवरी 2018 से लागू की गई थी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में। तो मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी प्रमुख एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना के तहत 12 नए उत्पाद शामिल किए हैं। ये 12 उत्पाद कौन से हैं इसमें देख लें तो ODOP योजना के तहत शामिल किए गए 12 उत्पाद हैं। कृषि मशीनरी संबंधित उपकरण बागपत जिले से, होजरी उत्पाद सहारनपुर जिले से, खाद्य प्रसंस्करण फिरोजाबाद, धातु उत्पाद और वस्त्र परिधान गाजियाबाद, धातु और काष्ठ हस्तशिल्प अमरोहा, पेठा उद्योग सभी प्रकार के फुटवेयर आगरा, धातु उत्पाद हमीरपुर, लकड़ी के उत्पाद बरेली, चिकोरी उत्पाद एटा, खाद्य प्रसंस्करण प्रतापगढ़, ब्रश एवं संबंधित उत्पाद बिजनौर, सत्तू उत्पाद बलिया। इंपॉर्टेंट है, सत्तू उत्पाद देखें तो बलिया से है। ये थोड़ा ये अलग लग रहा है इसलिए इसको आप याद कर सकते हैं। बफर में सफर योजना, उत्तर प्रदेश में बफर में सफर योजना नाम से एक नए इको टूरिज्म पहल शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रमुख बाघ अभ्यारण्यों के बफर जोन के भीतर सफारी मार्ग विकसित किए जाएंगे। इस पहल के तहत दुधवा एवं पीलीभीत जैसे बाघ अभ्यारण्यों में नए सफारी मार्ग बनाए जाएंगे। दुधवा जो देखे तो लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत तो पीलीभीत में है, जैसे बाघ अभ्यारण्यों में नए सफारी मार्ग बनाए जाएंगे। भीरा और मोहम्मदी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा जहां इको टूरिज्म की काफ़ी संभावनाएं हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना देखें तो 4 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अंतर्गत 10 संरक्षण गृहों के निर्माण एवं संचालन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के पहले चरण में 10 संरक्षण गृह प्रदेश के 10 जिलों जैसे 10 जिले कौन, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, मथुरा, फिरोजाबाद, बस्ती, झांसी, कानपुर देहात निर्मित किए जा रहे हैं। इन 10 संरक्षण गृहों में एक राजकीय बाल गृह है जिसमें बालिका, एक राजकीय बाल गृह बालक तथा 7 राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर न्याय बोर्ड सहित एक प्लेस ऑफ सेफ्टी गृह शामिल हैं। प्रत्येक संरक्षण गृह की क्षमता 100 बच्चों की होगी। इन संरक्षण गृहों का निर्माण राज्य सरकार के बजट से किया जा रहा है। इनका संचालन व्यय केंद्र सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप 60 संबंधी 40 का अनुपात, यानी इसमें 60% केंद्र का हिस्सा होगा और 40% जो राज्य का हिस्सा वहन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत संरक्षण गृहों के भवन निर्माण हेतु बृहद निर्माण कार्य मद में वर्ष 2024-25 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में सापेक्ष पुनरीक्षित कर 82 करोड़ रुपए के व्यय का आकलन है, यानी सारी जानकारी इसमें है। इसके बाद देखें तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 2025 को यानी उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान या CM युवा के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत इसमें देखें जानकारी क्या, वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इस अभियान हेतु 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वर्ष 2024-25 में CM युवा हेतु 2024-25 में CM युवा हेतु 1000 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के सापेक्ष पुनरीक्षित अनुमान में 900 करोड़ रुपए के व्यय का आकलन इसमें है। 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की थी। यह योजना मिशन मोड में संचालित की जा रही है, यानी 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के प्रख्यापन को मंजूरी दी थी। योजना जो मिशन मोड में संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में शिक्षित एवं कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र के नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में 10 वर्षों में कुल 10 लाख स्वरोजगार अवसर सृजित किए जाएंगे। ये याद रखना है कि 10 वर्षों में 10 लाख स्वरोजगार अवसर सृजित करने की योजना इसमें शामिल है। इसके तहत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को वित्त पोषण कर, ये भी 1 लाख याद रखना है कि प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को वित्त पोषित कर स्वरोजगार अवसर प्रदान करने के लिए 10 वर्षों को 10 लाख सूक्ष्म उद्यम इकाइयां स्थापित की जानी हैं। योजना के संचालन के लिए जिला
उद्योग प्रोत्साहन उद्यमिता विकास केंद्र को जिला स्तर पर केंद्रीय एजेंसी नामित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम जो है कक्षा 8 पास होनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दी जाएगी। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रथम चरण में देखें तो इस प्रथम चरण में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के अधिकतम 5 लाख रुपए तक की परियोजना निगेटिव लिस्ट वाले उत्पाद उद्यम को छोड़कर हेतु बैंक वित्तीय संस्था में गारंटी मुक्त ऋण प्रदान होगा। इस परियोजना लागत का सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 15%, अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को 12.5%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग तथा प्रदेश के आकांक्षात्मक जनपदों यानी आकांक्षात्मक जनपद कौन है यथा चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच के लाभार्थियों को 10% स्वयं के अनुदान के रूप में जमा करना होगा। लाभार्थी की परियोजना लागत अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए जो भी कम हो का 10% मार्जिन मनी अनुदान के रूप में दिया जाएगा, यानी सब्सिडी दी जाएगी। परियोजना लागत अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए जो भी कम हो के सापेक्ष बैंक वित्तीय संस्था से ली गई ऋण धनराशि 100% ब्याज सब्सिडी वित्त पोषण तिथि से अगले 4 वर्षों में प्रदान की जाएगी। यानी सारी जानकारी इसमें दी जाएगी, आप देख सकते हैं इसको। कुल मिला के इसमें जानकारी यह है कि 24 जनवरी 2025 को जो है भारत के जो है उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ जी हैं, उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर जो है ये सीएम युवा ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया, जबकि योजना जो है ये अगले वर्ष से ही शुरू की गई थी। यानी इसमें देख सकते हैं कि 1 अक्टूबर 2024 को योजना शुरू की गई थी और 2024-25 में बजट का प्रावधान और 2025-26 में बजट का प्रावधान ये किया गया। सारी जानकारी इसमें देख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आयु सीमा जो ग्रुप है देख सकते हैं यह है, इसमें इंटरमीडिएट की इसमें न्यूनतम जो है 8वीं पास होना चाहिए और ये सारी जानकारी इसमें दी गई। तो उसको आप इसको थोड़ा सा डीपली देख सकते हैं। ये सारी जानकारी जो चूँकि कोई भी क्वेश्चन अब ऑनलाइन ग्रुप नहीं पूछ रहा है उसके आगे पीछे की सारी घटनाओं को आप याद करके ही किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी इसके अंतर्गत निहित है।